नमस्कार दोस्तों, इब्न चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब यह कड़ी अफजल खान वध की आखिरी कड़ी है, लेकिन अफजल खान के वध का यह मामला महाराज ने खान का पेट फाड़ उसे खत्म किया, यही खत्म नहीं होता, बल्कि इस अभियान का दायरा और राजनीति कितनी गहरी है इसका आपको अपने इस इब्न चैनल पर अब तक दिखाए गए 2 एपिसोड देखकर अंदाजा हो ही गया हो। क्योंकि खान के वध के बाद महाराज ने शत्रु सेना की दृष्टि से मानसिक और अपने प्रशासन की दृष्टि से आर्थिक लाभ कितना उठाया वह पिछले एपिसोड में हमने देखा, परंतु अपने हिंदवी स्वराज्य के महान लक्ष्य की दृष्टि से उन्होंने क्षेत्रीय लाभ कितना हासिल किया, इसका इस एपिसोड में हम इतिहास के संदर्भ में अध्ययन करने जा रहे हैं और भूगोल के संदर्भ से समझने जा रहे हैं, जिससे हमें भी अपने दैनिक जीवन में यह दूरदर्शिता अपने आप प्राप्त हो जाएगी कि किसी भी संकट को दूर करने के लिए किस तरह से सावधानी और सतर्कता से योजना बनाई जाए और उसे अंजाम देने का साहस कैसे रखा जाए। साथ ही एक बार दुश्मन को मजबूती से पराजित करने के बाद उस विजय स्थिति का उत्सव मनाते बैठने के बजाय उस विजय का भी अधिकतम लाभ कैसे उठाए। तो इस अनुरोध के साथ शुरू कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण एपिसोड को बिना फॉरवर्ड बटन का उपयोग किए पूरा देखें। चलो तो फिर। छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्यान चारों ओर था। आदिल शाह ने पहले ही आदिल शाही के सभी किलों को अफजल खान को कुमक करने के हुक्म दिए थे। इस वजह से अन्य किलों पर किलेबंदी कम थी। उसमें भी बची हुई किलेबंदी इस अति आत्मविश्वास में चूर थी कि अफजल खान ही जीत जाएगा। तो अब आदिल शाही को इतना मजबूत झटका देने के बाद वह संभलने के पहले ही उसके अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर जितना संभव उतना लाभ उठाने की योजना यह दृष्टा राजा बना चुका था। इसलिए उसके मुताबिक देखिए उन्होंने एक साथ कितनी दिशाओं में अपनी ये मुहिम शुरू कर दी। राजापुर में अफजल खान के सामान से लदे 3 जहाज खड़े थे। एक अनुभवी सेनापति अफजल खान इस बात से पूरी तरह से वाकिफ था कि ये युद्ध कितना भी और किसी भी दिशा में बढ़ सकता है। इसलिए कोंकण में भी महाराज की गतिविधियों पर पौनी नजर रखते हुए उसने वैसी स्थिति उत्पन्न होने पर एहतियात के तौर पर आवश्यक सामानों से लदे उन जहाजों को पूरी तत्परता से वहां तैयार रखा था। यहाँ ध्यान दे दोस्तों, अफजल खान खुद के बलबूते पर बड़ा हुआ था और युद्ध का अनुभव ले लेकर एक सख्त सरदार बन चुका था और इसलिए वह इस अभियान में भी सदैव सावधानी बरत रहा था। वैसे ही खान का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह था कि वह आदिल शाह का सबसे वफादार सरदार था और इसलिए वह महाराज और स्वराज का सबसे खतरनाक दुश्मन था। अफजल खान, शाइस्ते खान, औरंगजेब जैसे महाराज के सभी शत्रु जबरदस्त मुरब्बी सरदार थे, लेकिन महाराज ने इन सभी शत्रुओं को हर एक मुकाबले में कुछ ऐसे मात दी कि या तो वे मूर्ख थे या छत्रपति शिवाजी महाराज एक दिव्य व्यक्ति थे। ऐसा ही स्वकीय और परकीय सभी को प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ इस युद्ध में अफजल खान की सतर्कता का उदाहरण के साथ उल्लेख कर रहे हैं और यहाँ इस बात पे भी ध्यान दें कि उस वक्त महाराज के नाम पर बताने जैसा पुरंदर किले पर आदिल शाही सरदार फतेह खान पर पाया विजय इस एकमात्र जीत का श्रेय था। और न केवल अफजल खान बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नजर में महाराज केवल एक आदिल शाही सरदार के बिगड़ैल पुत्र थे। तब भी अफजल खान इतना सतर्क था। और महाराज के दिव्य स्वरूप के बारे में बोलना हो तो हम उनकी बुद्धि द्वारा निभाई गई रणनीति, काम करने की उनकी तत्परता, कड़ी मेहनत करने की उनकी तैयारी, जोखिम उठाने की उनकी हिम्मत और उनके सोच समझ कर किए गए साहस को उनके सभी मामलों में हम गहराई से प्रकट कर रहे हैं ताकि हम उनकी दिव्यता के मूल्य को आसानी से समझ सके। यहाँ भी अफजल खान की हर हरकत का एहतियाती उपाय उस शतरंज के खिलाड़ी ने पहले से ही भाप कर तय कर रखा था कि वह इसका इस्तेमाल कब और कैसे करेगा। इसलिए महाराज ने उन जहाजों को जब्त करने के लिए अपने दोरोजी नामक सरदार को एक टुकड़ी के साथ पहले ही रवाना कर दिया था। इसके अलावा सरनौबत नेताजी पालकर को वाई से सीधे बीजापुर की ओर हमला करने और कोल्हापुर तक के क्षेत्र पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार अफजल खान का पेट चीरने के बाद उन्होंने आदिल शाही के सीने में त्रिशूल भोंकने की योजना पहले से ही बनाकर रखी थी और उसे अंजाम देने में इतनी तेजी कि वे खुद इस मुहिम पर निकल पड़े। वो भी खान को मारा उसी रात। एक अभियान की थकान जाने से पहले ही या आने से पहले ही उन्होंने अगला अभियान चालू भी किया। हिंदवी स्वराज्य जैसे किसी भी महान कार्य की नींव बनाने में कितनी मेहनत और कितने कठोर परिश्रम लगते हैं यह ध्यान में ले दोस्तों।
लेकिन इतनी जल्दी में भी जब महाराज प्रतापगढ़ छोड़कर किले के नीचे आए तो सबसे पहले उन्होंने वहां सभी का परामर्श लिया। घायल सैनिकों को उनके घावों के अनुसार 25 से 50 से 100 से 200 तक खून दिए। महाराज के काल में खून एक प्रकार का सिक्का था। शहीद हुए सैनिकों के लोगों को काम पर रखा। जिनके बच्चे नहीं थे उनकी पत्नियों को आधा वेतन चालू किया। योग्यता दिखाने वालों को माला, तुरा, कड़ी, पदक, चौकड़े और घोड़े जैसे इनाम दिए गए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गोपीनाथ पंत, कान्होजी जैदे, जीवा महालाला संगपाल और संभाजी काऊजी कुंडलकर, जिन्होंने इस प्रतापगढ़ युद्ध में बहुत मूल्यवान भूमिका निभाई थी, उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया। यहाँ यह समझना होगा कि महाराज ने इतनी जल्दी में भी इस काम को पूरा किया नहीं, इस कार्य को इतना महत्व दिया। इस विभूति को जानता राजा कहा जाने का राज ये है। यहीं पर हम एक और बात का जिक्र कर देते हैं। संभाजी काऊजी जो अफजल खान का सिर प्रतापगढ़ ले आए थे, उसे संभाल कर जीजाबाई साहब के दर्शन के लिए राजगढ़ भेज दिया गया। जीजाबाई साहब महाराज के इस प्रताप से बहुत संतुष्ट हुई और उन्होंने उस सिर को राजगढ़ के बाले किले के द्वार के कोने में बिठाकर उसकी नित्य पूजा और प्रसाद की व्यवस्था की। अफजल खान के शरीर को उसी स्थान पर दफनाया गया और वहाँ एक कब्र बनाई गई जहाँ उसे मारा गया था। कब्र को चूना आदि लगाने के लिए और दिया आदि के लिए किले पर के भवानी माता संस्थान से खर्चा देने की व्यवस्था की। महाराज ने सैयद बंदा के शव को भी उचित रूप से दफनाया। जब शत्रु जीवित था तब जहाँ उससे स्वराज का, देश का नुकसान होने वाला था, वहाँ उन्होंने उस पर कभी भी संतमयी दया नहीं दिखाई। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो इस युग पुरुष ने अपने शत्रु के प्रति इतनी इज्जत दिखाई और उसका इतना सम्मान रखा, वो इस भावना के साथ कि शत्रु के साथ शत्रुता भी समाप्त होगी। ये स्पष्ट फर्क है स्वदेशी हिंदू राजा में और विकृत विदेशी बादशाहों और गवर्नरों में। साथियों, ये बात ध्यान में ले कि एक आदर्श राजा, आदर्श नेतृत्व, आदर्श राष्ट्रीय चरित्र कैसा होना चाहिए। और यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हर एक हिंदुस्तानी शासक एक ऐसे दुश्मन को सम्मान देता था जो दुश्मन अगर खुद विजय प्राप्त कर लेता तो उस हिंदू शासक के राज्य को नष्ट नाबूद कर देता। आत्मसमर्पण करने वाली सेना के और उनके हाथों में पाए गए निर्दोष जनता के सिर काट देता और उन मुंडियों की लंबी लंबी कतारें या ऊंचे ऊंचे ढेर रच देता। गांव शहरों को जला देता या वहां लूटपाट मचा देता। माँ बहनों की जो बेइज्जती और मंदिरों की जो दुरावस्था करता, उसके बारे में तो क्या कहे। पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा स्वर्गीय सुंदरता भी जिनके सामने फीकी पड़ जाए, ऐसे सख्त पत्थरों पर तराशे गए मंदिरों और नक्काशियों को धर्मांध बनकर सिर्फ एक ही पल में विरूपित और धराशायी कर देता। वो उन पवित्र पूजा स्थलों को नष्ट कर देता और उसी स्थान पर अपने स्वयं के पूजा स्थल स्थापित कर देता। हमारे देश में इसके ढेर सारे उदाहरण हर जगह देखने को मिलते हैं। यही हमें सुसंस्कृत सभ्यता और धर्मांध कट्टर बर्बरता के बीच का स्पष्ट अंतर समझ आता है। आज भी किसी भी भारतीय ने उनसे ही आजादी मिली इसलिए ताजमहल, कुतुब मीनार या ईसाइयों के बड़े बड़े चर्चेज जैसे किसी भी स्मारक को तबाह या परावर्तित करने की पहल नहीं की, बल्कि उन्हें देश की सुंदरता के प्रतीक के रूप में महामंडित किया है। खैर, आइए अब महाराज के अगले अभियान को समझते हैं। अफजल खान ने बीजापुर से आकर अपने कुछ फौजों को कल्याण यादव, नाइक जी खराड़े, नाइक जी पांडे, सिद्दी हिलाल वगैरह सरदार के साथ भेजकर सासवड़, शिरवल, सुपे आदि स्थानों को जीत लिया था। महाराज ने पहले उन स्थानों पर मावली सेनाओं को भेजकर उन्हें भेंट के दिन हमला करने और उन स्थानों को फिर से हासिल करने का आदेश दिया था। आदेशानुसार भेंट के दिन ही इकाइयों ने सासवड़, शिरवल, सुपे आदि पर कब्जा कर लिया और फिर से प्रत्येक ठाणे पर भगवा ध्वज फहराया। दूसरे शब्दों में महाराज ने आदिलशाही पर त्रिशूल के साथ ही ये तलवार भी चलाई थी, वह भी एक ही समय पे। यहाँ महाराज के आत्मविश्वास और योजना को समझे। अब पहले बताए गए त्रिशूल का एक छोर मतलब महाराज के सरदार दोरोजी अफजल खान की उन 3 गलबतों पर कब्जा करने के लिए राजापुर पहुंचे। लेकिन महाराज की जीत और आंदोलनों की खबर पहले से ही पाकर राजापुर के वखार वाले अंग्रेजों ने उन गलबतों को राजापुर से भागने के लिए कहा। हेनरी रेविंगटन उस वखार का मुख्य अधिकारी, वह चालाक और कपटी था और वो ही इस नाट्य के सभी सूत्र संभाल रहा था।
उसकी सलाह पर ही जहाज वहां से भाग निकले और जैतापुर चले गए। यह खबर मिलते ही दोरोजी भी जहाजों का पीछा करते हुए जैतापुर पहुंचे, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही दो गलबते वहां से भी भाग निकली। तब दोरोजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जल्द ही महसूस किया यह पारी अंग्रेजों के इशारों पर खेली जा रही है। उन्होंने तुरंत पीछे फंसे एक जहाज को जब्त कर लिया और वहां के ब्रिटिश दलालों को भी गिरफ्तार कर लिया। आगे जिन्हें बातचीत के लिए भेजा गया था, गिफर्ड नामक एक अधिकारी और कप्तान को भी गिरफ्तार कर लिया और इन सभी कैदियों को खारेपाटन के किले में कैद कर दिया गया और गलबत को भी वही रखा गया। अंग्रेजों का महाराज के साथ यह पहला संबंध और इस पहली मुलाकात में महाराज द्वारा अंग्रेजों को दिया गया यह कड़ा प्रहार। इस घटना के हंगामे के कारण महाराज का रौब समुद्र तट पर दूर दूर तक बैठ गया। इधर जावली में खान की सेना को तबाह कर नेताजी और उनके घुड़सवार आगे बढ़े और महाबलेश्वर की घाटी में बाबाजी भोसले को कुमक प्रदान करने के बाद 40 से 42 किलोमीटर आगे बढ़कर उन्होंने उसी रात वाई पर हमला किया। लेकिन प्रताप राव मोरे की मदद से फाजल खान और अन्य सरदार उनके पहले वाइया पहुंचे और अपने साथ जनान खाना और जितना ले जा सकते थे उतना खजाना लेकर वह सभी अपनी जान बचाने के लिए बीजापुर की ओर भागने लगे। जब नेताजी ने वाई में प्रवेश किया तो उन्होंने तुरंत वहां के खान के बाड़े को घेर लिया। वहां नेताजी को सारा खजाना, हाथी और अन्य संपत्ति मिल गई। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि फाजल खान और अन्य भाग गए हैं, नेताजी तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो गए और उनका पीछा करने लगे। लेकिन तब तक फाजल खान बहुत दूर जा चुका था, इसलिए नेताजी अनिच्छा से पीछे मुड़े और फिर से वाई लौट आए। इसी समय महाराज भी वाई आ पहुंचे। खान के वध के बाद नेताजी के बड़े बड़े कारनामे कर बीजापुरी सेना को आसमान दिखाने की खबर महाराज ने सुनी थी, इसलिए उन्होंने नेताजी को सराहना कर उनका उचित सम्मान किया। उसी समय पराजित बीजापुरी सरदार कल्याण जी यादव, नाइक जी खराटे, नाइक जी पांडरे, सिद्दी हिलाल और खान के अन्य कई सरदार खान के वाई के शिविर में लौट आए। लेकिन वहां का पूरी तरह से बदला हुआ नजारा देखकर वह पलटकर महाराज से ही जा मिले। महाराज के सही समय पर हमले के जबरदस्त प्रभाव और गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा हासिल की गई विशाल जीत का सभी पे कैसे परिणाम हो रहा था, ये समझे। गुरिल्ला युद्ध के लिए समय समय पर इस तरह की जीत की आवश्यकता होती है ताकि अपनी सेना में आत्मविश्वास और दुश्मन के सीने में अपना खौफ सदैव बसा रहे। महाराज इस आवश्यकता को बखूबी पूरा किया। यह स्वराज्य की स्थापना की सफलता का एक और रहस्य है। योजना के अनुसार तुरंत महाराज और नेताजी वाई से बीजापुर की ओर विभिन्न मार्गों से आदिलशाही क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। आदिलशाही को कल ही जबरदस्त धक्का देकर जो छेद बनाया था उसमें ही जितना हासिल कर सके उतना लाभ हासिल करने का फैसला महाराज कर चुके थे। दुश्मन को संवरने का मौका ही नहीं छोड़ना चाहते थे। नेताजी कुछ सेना लेकर गड़क, हुकेरी, गोकाक, लक्ष्मेश्वर पहुंचे और तिकोटे यानी बीजापुर के बहुत करीब पहुंच गए। उधर बीजापुर के विरोध और अपर्याप्त बल के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। वह लूट का माल लेकर कोल्हापुर लौट आए। महाराज ने भी दूसरी दिशा से पाचोड़ के पास चंदन वंदन किले को जीत लिया। सातारा, खटाव, मायणी, कलेडोन, वाळवे, अष्टी, वडगाव, वेळापूर, औदुंबर, मसूर, कराड, सुपे, पाली, नेरले, कामेरी, विसापूर, कोल्हे इन क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए महाराज 25 नवंबर यानी अफजल खान की घटना के केवल 15 दिन बाद ही कोल्हापुर पहुंचे। यहाँ से उत्तर पश्चिम में लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर आदिल शाह का अत्यधिक सम्मानित किला पनालगढ़ था। महाराज ने किले को घेर लिया, लेकिन महाराज किले की घेराबंदी कर समय बर्बाद नहीं करने वाले थे। महाराज के मावलों ने किले पर माला डाल दिया और केवल 3 दिन बाद यानी 28 नवंबर की रात को ही किले पर कब्जा कर लिया। यानी देखे कि कोंकण से बीजापुर तक के आदिलशाही क्षेत्र को महाराज ने अफजल खान के वध के बाद महज 18 दिनों में अपने अधिकार में ले लिया। महाराज अब आदिलशाही मुल्क में बहुत अंदर तक प्रवेश कर चुके थे। प्रतापगढ़ से निकलते समय उस दूरदर्शी राजा को इस बात का पूरा अंदाजा था कि आदिल शाह उसके खिलाफ तुरंत किसी सेनानी को भेज देगा। उस अटकल के अनुसार उन्हें खबर मिली कि बीजापुरी सरदार रुस्तम जमान दिसंबर 1659 में बीजापुर से निकल चुका है। अफजल खान वध की युद्ध के बाद के परिणाम का जो फायदा महाराज उठाना चाहते थे वो इतिहास हम उत्तरार्ध के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। वो इतिहास इस युद्ध तक आके रुकता है और इसलिए आज हम भी यही रुक रहे हैं। लेकिन महाराज ने आदिल शाह के इस नए दाव को कैसे पलट दिया वो मनोविज्ञान के अभ्यास के रूप में अध्ययन करना आवश्यक है।
साथ ही साथ इसी अफजल खान वध के पूर्वार्ध को भी कूटनीति के एक उत्तम आविष्कार के रूप में गहराई से अध्ययन करना जरूरी होने के कारण भविष्य में किसी और खंड में इसका भी ऐसे ही गहराई से अध्ययन करेंगे। इस वादे के साथ आज हम अब यही रुकते हैं, लेकिन दोस्तों इस तरह के हमारे गौरवशाली इतिहास को गहराई से समझने के लिए कृपया अपने इस इब्न हरम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर एपिसोड की सूचना तुरंत पाने के लिए बेल बटन पर ऑल विकल्प सेट करना न भूलें। साथ ही हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक बटन पर क्लिक करना और कमेंट करना न भूलें और इस तरह के गौरवशाली इतिहास को हर एक भारतीय के सामने लाने के लिए इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक साझा करें। यह हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद। वंदे मातरम।